अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देख रहे हैं रोमेटिक फ़ीवर के बारे में कि क्या होती है। रोमेटिक फ़ीवर जो है वैसे ये 5 से 15 साल के बच्चों के दरमियान वैसे होता है और ये हार्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीवियस पैथोलॉजी है। तो आज हम देखते हैं कि क्या होता है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है और नॉन सुपरेटिव का क्या मतलब है कि इसके अंदर पस जो होता है वो डिस्चार्ज नहीं होता। पस का मतलब वैसे जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे पस बन जाती है और उसका डिस्चार्ज होता है। तो इधर इसीलिए है तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लेकिन इसके अंदर पास डिस्चार्ज नहीं होगा। और इसे जो बैक्टीरिया काज करता है उसका नाम बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए है। ये हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 रिएक्शन है और ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये। और ये होती बच्चों में है, 5 से 15 साल के बच्चों के दरमियान होती है। और इसमें जो प्राइमरी ये अफेक्ट करती है जो स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप है, ये हार्ट को जो इसकी मेन अटैक होता है हार्ट पे जो इस रोमेटिक फ़ीवर में, और बाकी आर्गन को अफेक्ट कर सकता है लेकिन इसमें जो होता है 80% हार्ट को इन्वॉल्व करता है ये। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस में देखते हैं। अब बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ने अब उसका इन्फेक्शन हुआ। अब उसमें स्टार्ट में क्या होता है कि जो आप हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होते हैं, एक्यूट फ्रेंजाइटिस वगैरह हो गया, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, नमूनिया। अब नमूनिया जो है वो लोअर ट्रैक में आ जाता है। उसके बाद इसमें स्किन इन्फेक्शन भी होते हैं, ठीक है, जिसमें इम्पेटिगो है, स्कारलेट फीवर होता है। स्कारलेट फीवर में क्या होता है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और साथ में क्या होता है मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है, तो उसे हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं। उसके बाद अब पैथोजेनेसिस में क्या है कि जब स्ट्रेप्टोकोकल इस जो हमारा ग्रुप ए है इसने इन्फेक्शन किया, उसके बाद क्या होगा कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ हैं। जब वो हमारे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और उसके थ्रू जब ये प्रोसेस के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा उसके थ्रू जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ, मतलब अक्सर औक़ात तो रिकवर कर जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे स्ट्रेप्टोकोकाई को जो एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब क्या होगा उसमें से सम टाइम क्या होता है जो मेन इसका पैथोगनोमिक साइन भी है और ये इसका जो मेन है कि एंटीजेनिक मिमिक्री का क्या मतलब है। एंटीजेनिक मिमिक्री में क्या होता है कि जो कुछ हम कार्डिक वॉल होते हैं उनकी जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होती है स्ट्रेप्टोकोकस के साथ। स्ट्रेप्टोकोकस के जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लिन उसके साथ उसकी रिजेम्बलेंस होती है। तो वो क्या करती हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनी खड़ी होती हैं वो हमारे कार्डिक वॉल के ऊपर अटैक कर देती हैं। उसकी वजह से क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। अब क्रॉस रिएक्टिविटी में क्या होता है, तो सबसे पहले ये तो हमारे कार्डिक वॉल्स पे अटैक करती हैं, उसके बाद ये अटैक करती हैं स्नोवियल मेम्ब्रेन पे। अब कार्डिक वॉल पे अटैक करेंगे तो उसे कार्डाइटिस बोलेंगे हम, और अगर हमारी स्नोवियल मेम्ब्रेन पे करेंगे तो उससे हम जो उधर जॉइंट्स होते हैं, मतलब स्नोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स के अंदर होते हैं, तो उधर अर्थराइटिस करेगी। उसके बाद अगर ये अटैक करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन पर तो स्किन इरप्शंस वगैरह आएंगे जिसमें स्कारलेट फीवर और अभी मैंने बताया इम्पेटिगो वगैरह तो वो हो सकते हैं। उसके बाद बेजल गैंग्लिया पे करेंगी तो न्यूरोलॉजिकल अपसेट्स हो सकते हैं, जिसमें कोरिया की है कि ये डिजीज़ का सकते हैं डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एस्कोफ बॉडीज़। अब ये क्या होती है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिस तरह के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एक मास सा बनता है, तो उसके अंदर जो मास एक इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गए, या नेक्रोज कोलेजन हो गए, या प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। तो इस तरह इसके अंदर ये तो वही जिस तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई थी और उधर एक मैस बना था तो जिसे हम वेजिटेशन उधर बोल रहे थे, तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ों थी। लेकिन इसके अंदर इधर एस्कोफ बॉडीज़ जो हैं इसके अंदर क्या होगा कि एस्कोफ सेल होंगे। एस्कोफ सेल्स क्या होते हैं कि ये जाइंट माइक्रोफेजेस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ से भरे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैक कर रही होती हैं हमारे डिफरेंट मतलब वाल्स पर या फिर स्नोवियल मेम्ब्रेन जहाँ पर भी अटैक करती हैं। तो वो जो स्कॉफ सेल्स होते हैं वो जॉइंट मैक्रोफेजेस होते हैं एक्चुअली, और वो एंटीबॉडीज़ उसमें फील्ड होते हैं, मतलब एंटीबॉडी से वो भरे हुए सेल्स होते हैं, उन्हें हम स्कॉफ सेल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ख़ास बात है वो स्कॉफ सेल्स ही हैं। तो ये जो होगा इन्फ्लेमेटरी मास, उसके अंदर ये स्कॉफ बॉडीज़ को हम इन्फ्लेमेटरी मास ही बोलते हैं। जो इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके अंदर ही हमें चीज़ें मिलेंगी। अब इसके अंदर और चीज़ होती है कि इसमें जो कार्डिक वाल्व हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ये अफेक्ट करता है, जो कार्डिक वाल्व का पैटर्न है मतलब इन्वॉल्वमेंट का, तो मेन जो होता है सबसे पहले हमारा माइट्रल वाल अफेक्टेड होता है, उसके बाद एओर्टिक वाल, और उसके बाद ट्राइकसिपिड वाल, और उसके बाद पल्मोनरी वाल। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है वो माइट्रल वाल जो होता है 70% होता है। उसके बाद जो एओर्टिक वाल है वो हमारा 25% होता है, और उसके बाद आ जाता है ट्राइकसिपिड, ये 5%, और पल्मोनरी वाल ये भी 5% अफेक्टेड होते हैं।
तो उसके बाद हम देखते हैं इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया। और इसके बाद एक और चीज़ भी होती है, एक होता है रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़। अब रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़ हम कब बोलते हैं, जब ये रोमेटिक फ़ीवर हुआ और उसको हमने ट्रीट नहीं किया, उसकी वजह से क्या होगा कि फाइब्रोसिस होगी, वाल स्टीनोस हो जाएगा और रिगजिटेशन होगी। मतलब अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, इस इन्फ्लेमेशन को जो हुई है, तो उसके बाद क्या होगा कि वाल की स्टीनोसिस हो जाएगी जाके। अब अगर किसी वाल पे इसने अफेक्ट किया है तो उधर इन्फ्लेमेशन जो है वो फिर उधर फाइब्रोसिस होने लग जाती है, और उसकी वजह से वाल की वल्वुलर रिगजिटेशन होने लग जाती है, और उस टाइम हम उसे बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़। और ये 10 से 20 साल बाद होती है, तो क्योंकि ये अडल्ट एज में होते हैं। जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है ये अडल्ट एज में होती है, और रोमेटिक फ़ीवर जो है ये मतलब यंग एज में होता है, जैसे बच्चों में होता है, 10 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उस टाइम होता है। उसके बाद हम इसके देखते हैं क्लिनिकल फ़ीचर। क्लिनिकल फ़ीचर में इसका डकेट जोन्स क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम देखेंगे, और ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है। इसमें क्या होता है कि जो मेजर इसमें होते हैं, मेजर इसमें 5 हैं। सबसे पहले हैं कार्डाइटिस। 80% मोर देन 80% जो होता है वो कार्डाइटिस होता है। टैकीकार्डी होगा, मरमर हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, और इसमें पेरिकार्डियोग्राफी भी आपको मिलेगा, और हार्ट फेलियर भी मिल सकता है, मायोकार्डाइटिस। तो ये कार्डाइटिस में पहला जो होगा आपको कार्डाइटिस उधर मिलेगा, ठीक है, इस तरह के जो बच्चे होंगे या पेशेंट होंगे। उसके बाद आर्थराइटिस आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्नेवल मेम्ब्रेन पर अटैक भी करता है, तो आपको आर्थराइटिस मिलेगा। लार्ज जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस मिलेगा, मोर देन 90% केसेस में आपको ये मिलेगा। और इसके अंदर जो आर्थराइटिस होगा वो माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस होगा। उसके बाद आता है सबकोटेनियस निडूल्स होंगे। पी साइज निडूल होते हैं एक्सटेंसर सरफेस पर, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके एक्सटेंसर सरफेस पर आपको पी साइज निडूल्स मिलेंगे, ये 20% होता है। उसके बाद आता है एरिथीमा मैर्जिनेशन। आपको रेडनेस मिलेगी जियोग्राफी रैश पे, जो मतलब हमारे डिफरेंट जो आउटर मार्जिन हैं बॉडी के, उनके ऊपर आपको रेडनेस मिलेगी। उसके बाद आता है सिडनहेम कोरिया। अब इसमें क्या होता है कि ये गर्ल्स में होती है, ये डांसिंग मूवमेंट होती है। कोरिया का मतलब होता है डांस लाइक मूवमेंट, और ये स्पेशली गर्ल्स में होती है। ये डायग्नोस्टिक भी है, और ये हेड नेक एंड आर्म जो होता है इनकी वो डांसिंग लाइक मूवमेंट होगी। तो पर इसमें और क्या होता है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है सिडनहेम कोरिया में। तो उसके बाद आ जाता है माइनर। माइनर में क्या होगा, फीवर होगा, और उसके बाद अर्थरालजी होगा, पेन इन जॉइंट्स होगा। उसके बाद इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेशन खड़ी ESR CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये दोनों बढ़े होंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें मिलेगा PR जो प्रोलोंग मिलेगा, PR जो इंटरनल है ये प्रोलोंग मिलेगा ECG में। उसके बाद जो है जो 5वें है वो प्रीवियस रोमेटिक हार्ट है। तो ये माइनर हो गए, और ये मेजर हो गए, ये माइनर हो गए। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसमें अगर 2 मेजर मिल जाते हैं, या फिर है कि 1 मेजर मिल रहा है या 2 माइनर, लेकिन उसके साथ हमें मिलना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस। अब स्ट्रेप्टोकोकल के एविडेंस में क्या होगा कि उसमें या तो पॉजिटिव कल्चर रिपोर्ट हो, थ्रॉट्स स्वैब जो है उसका आपने लिया और उसमें पॉजिटिव कल्चर आया हो, ASO टाइटर करेंगे वो पॉजिटिव हो, फिर DNAs का लेवल बढ़ा हुआ जो एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया के ब्लड साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद है रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, वो भी पॉजिटिव हो। उसके बाद आता है कि स्कारलेट फीवर जो है उसकी हिस्ट्री हो। तो ये साथ में अगर होगा तो तब हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। उसमें साथ में है कि मेन तो इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया ही होता है, उससे आप डायग्नोज कंफर्म करते हैं। उसके बाद साथ में जो स्पोर्टिव इन्वेस्टिगेशन है CBC आप करवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मास बना हुआ है, तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इन सारों कमी होगी। CRP ESR कराएंगे, ये बड़ी होंगे। ASI टाइटर जो है ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद थ्रेड्स या ECG वगैरह कराएंगे, ये स्पोर्टिव टेस्ट हैं साथ में ना। उसके बाद आ जाता है इसका मैनेजमेंट क्या होता है कि इस बंदे ने रेस्ट करना है कब तक, जब इसका पल्स टेम्परेचर ESR जो है वो रिटर्न मतलब बेस लाइन तक नॉर्मल नहीं आ जाते, तो उस वक्त तक इसने रेस्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर आ जाती है ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अंदर जो है ये हमारे पास एस्प्रिन है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये हमने कितनी देनी है, 100 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से 2 दिन पहले जो 2 दिन होंगे, तो मतलब जितना बच्चे का वेट होगा उसके हिसाब से हमने उसको हम दे दें, तो काफ़ी हाई डोज है। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 दिन तो 100 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से देनी है। फिर आगे क्या करना है, 4 से 6 हफ्ते हमने उसे देनी है 70 मिलीग्राम के हिसाब से पर डे के हिसाब से। अगर वो किसी को रेजिस्टेंस है इसकी या मना है, किसी उसकी और डिजीज़ चल रही है, तो उसे हम अल्टरनेट के तौर पे हम स्टेरॉइड्स भी देंगे।
उसके बाद आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स में हम इसे बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे 2 हफ्तों के लिए, या कोरिया के लिए हम हैलोपेरिडोल दे सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है इसका प्रोफिलैक्सिस। अगर आप इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोफिलैक्सिस में एंटीबायोटिक हम देंगे पेनिसिलिन वी 25 मिलीग्राम बीडी, और साथ में एरिथ्रोमाइसिन जो है ये 2500-250 मिलीग्राम जो है बीडी ये देंगे। कब तक देंगे, अगर एक बंदा है, बच्चा है, उससे सिर्फ कार्डाइटिस हुआ है और साथ में वलुलर हार्ट डिजीज़ है, मतलब उसे का वाल्व की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो 40 साल तक वो एंटीबायोटिक्स ये खाएगा। अगर एक है बंदा, उसको सिर्फ कार्डाइटिस हुआ है, तो उसमें वलुलर हार्ट डिजीज़ नहीं है, विदाउट वलुलर हार्ट डिजीज़ है, तो 30 साल तक खाएगा। अगर है उसे सिर्फ कार्डाइटिस नहीं है, ठीक है, जस्ट इन्फ्लेमेटरी और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, रोमैटिक फीवर हुआ है, तो वो 21 साल तक खाएगा मेडिसिन, ये जो प्रोफिलैक्सिस वाले ट्रीटमेंट है हमारा। तो ये है रोमैटिक फ़ीवर के बारे में एक छोटा सा रिव्यू।